अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज रविवार है। आज के कार्यक्रम में आप लोगों की भेजी गई कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ। बन के रहिएगा अंतिम तक। और एक बात बताता हूँ पहले ही कि जो भी व्यक्ति अपने अंतिम समय में या फिर जीवन के प्रत्येक समय में ईश्वर का ध्यान और उसको हमेशा एहसास में रखता है, वो हमेशा अपने ईश्वर को ही पाता है। क्योंकि मैंने कही थी ना बात कि निरंतर जिसका आप ध्यान करेंगे वो कभी ना कभी आपके सामने आ ही जाता है। साक्षात परमपिता परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि तुम मुझे हमेशा भज तो लो, मैं आ ही जाऊंगा। एक बात और बताना चाहूँगा, आज रविवार है और कल शनिवार था। अगर मैं कभी किसी कार्यक्रम में शनिवार के दिन ये ना भी कह पाऊँ, भूल जाता हूँ कई बार कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और कोई एक सवाल दीजिए, फिर भी आप लोग मेरे कहने का और ना कहने का इंतज़ार मत करिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ज़रूर दीजिएगा और कोई एक सवाल, और फिर रविवार का कार्यक्रम ज़रूर देखना आरंभ करिएगा। दूसरी बात है एक और, जो ये है कि अगर इस शनिवार को या रविवार को आपकी कुंडली का चयन नहीं हुआ है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं लूँगा ज़रूर, मैं चयन ज़रूर करूँगा। होता क्या है कि 10 कुंडलियों का चयन करता हूँ तो उसमें से ये देख लेता हूँ कि किसका सवाल ज़्यादा ज़रूरी वाला है। अब जो लोग विवाह के बारे में पूछते हैं कि मैं दूसरा विवाह कब करूँगा, तो मैं उनका सवाल नहीं लेता। जो लोग ये पूछते हैं कि मुझे वो प्रायोरिटी बेसिस पे सवाल लेना अच्छा लगता है कि किसकी सवाल का उत्तर ज़्यादा देना प्राथमिकता के तौर पे बनता है, ये बात है। आइए अब आज की यात्रा शुरू करते हैं। काठमांडू नेपाल से आई गई कुंडली साबिन पी, इनकी आईडी है। जो भी नाम हो श्रीमान, आइए आज की यात्रा आपके कार्यक्रम आपके नाम से शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नेपाल काठमांडू से भेजी गई कुंडली 9 जुलाई 1990 20:41। इन्होंने पूछा है आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, सप्तम भाव से संबंधित चीज़ें बताइए, और दिमाग बड़ा चंचल और अपवित्र सा रहता है, मन परेशान रहता है। एक बात बताता हूँ, अगर कुंडली में चंद्रमा पापक या शुभक बन रहे हों और फिर भी अगर राहु से दृष्ट होते हैं तो वो मन को परेशान करते हैं। विचार करिए, आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए शुभ ग्रह बनते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष के वो चतुर्थी तिथि के भी बनते हैं और वो पक्ष फल से युक्त हैं, मतलब फल भी वो मजबूती से देने वाले हैं। लेकिन कुंडली में वो लग्न में ही विराज रहे हैं। मकर लग्न की कुंडली बनती है आपकी कुंडली में, यहाँ लग्न में 10 नंबर लिखा है और लग्नेश बनते हैं शनि, वो जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। यानी कि लग्नेश और धन भाव के अधिपति होकर के व्यय में जाना, ये अवयोग होता है। अवयोग होने में समस्या ये हो जाती है कि थोड़ा सा वो व्यक्तित्व को निखार करके सामने नहीं ला पाता है और ग्रह को मनाना पड़ता है ज़्यादा तीव्रता से। और दूसरी बात बता दूं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है वो मकर लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा प्रबल कमजोर ग्रह के रूप में देखे जाने लगते हैं, क्योंकि वो मारक हो जाते हैं सप्तम भाव के अधिपति होकर के। हालांकि स्थिति उनकी अच्छी है क्योंकि वो शुभग्रह बन रहे हैं, यहाँ के अधिपति सप्तम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं और फिर 7वीं दृष्टि से वापस उस भाव को देख रहे हैं। यानी कि राशि का अधिपति राशि को देख रहा है और वो शुभग्रह भी बन रहा है। लेकिन एक निगेटिव पक्ष ये है कि ये लग्न में ही राहु बैठा है और ये मन परेशान करने का कारण बनता है। लग्न में राहु बैठेगा तो व्यक्ति को कंफ्यूज ज़्यादा करता है, व्यक्ति झूठा हो जाता है, फरेब करता है, अपनी परिस्थितियों से बाज नहीं आता है, अपनी स्थिति को समझ नहीं पाता है, कुछ भी उसे पता नहीं चलता है कई बार। और खास करके ये स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाती है जब व्यक्ति की कुंडली शनि से प्रभावित हो, या व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा चल रही हो, या फिर चंद्रमा कमज़ोर होते हों, और खास करके चंद्रमा का प्रभाव लग्न में हो और मकर राशि में बैठे हैं, वो बहुत अच्छे भी यहाँ पे नहीं होंगे ना। सप्तम भाव के अधिपति लग्न में बैठ करके और इस कुंडली के लिए प्रबल शत्रु बन जाते हैं। लग्न में बैठे हैं, राहु का ग्रहण भी तो है और फिर व्यक्तित्व को बीमार बनाता है वो। अब एक बात और है, आपकी कुंडली में यहाँ पे बुध और केतु बैठे हैं 4 नंबर में।
कर्क राशि बनी, बुध और केतु बने और यहाँ के अधिपति आपकी कुंडली में लग्न में विराजे और साथ ही साथ गुरु जो हैं वो आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, तो ये थोड़ी सी परेशानी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली के लिए अगर अभी का समय अगर मैं देख रहा हूं तो राहु की महादशा चल रही है। 9 जुलाई 1990 20:41 काठमांडू नेपाल की जो कुंडली है उसमें अभी की दशा में राहु की महादशा चल रही है और ये चलेगी 2024। तो एक काम करिए ना सर, आप एक लाजवर्त धारण कर लीजिए। सबसे पहली बात है 5.25 से 6.25 7.25 रत्ती तक का सवा आपके वजन के हिसाब से, हालांकि आप 1990 के हैं, अगर वजन कम होगा तो 6.25 रत्ती तक का एक लाजवर्त आपको धारण कर लेना चाहिए। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। दूसरी बात बताऊं तो आपकी कुंडली में लगा है ग्रहण और ये मन को कोई माने या ना माने परेशान करता है। और आपने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सटीक पूछा है, क्योंकि मन परेशान यहाँ भी दिख रहा है। एक तो लग्नेश का व्यय में जाना और लग्न में चंद्रमा का ग्रहण लगना, ये व्यक्ति के मन को और बुद्धि को, चित्त को और अपवित्र करने वाला हो जाता है। माता के साथ कभी कभी मतभेद, धन के आवागमन की स्थिति को कमजोर और हतप्रभ करता है, वो फ्लक्चुएशन वाली स्थिति देता है, रोग व्याधि वगैरह देता है, क्योंकि केतु से लग्न प्रभावित हो रहा है, राहु से प्रभावित हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। आपने पूछा है सप्तम भाव कैसा रहेगा, तो वो ठीक रहेगा। बुध बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि बन रही है और उस शुभ ग्रह पे हालांकि राहु और केतु की दृष्टि भी तो है और गुरु जो हैं वो अति शत्रु की राशि में बैठे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में जो नवमांश कुंडली है वहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और ये सुख भाव को देख रहे हैं मंगल की राशि में बैठ करके यहाँ पे, ये ठीक होगा। और ऊपर से वो भाव जो चतुर्थ भाव है वो किसी भी ग्रह से बुरे तौर पे प्रभावित नहीं हो रहा है, मतलब विवाह के बाद सुख की स्थिति बन रही है, खराब नहीं है। ना तो उसको पापकर्तृ दोष लगा है और ना शुक्र आपकी कुंडली में कहीं कमजोर होते देखे जा रहे हैं, वो ठीक हैं और धन भाव से संबंध बना रहे हैं नवमांश में यहाँ पे, ये ठीक होगा। मतलब विवाह के बाद की स्थिति और भी ज़्यादा बढ़िया है। आपकी जो कुंडली है वो दरअसल ग्रहण से और अवयोग से ज़्यादा प्रभावित दिख रही है। इस वजह से ही ये सारी परेशानी को देखने में मिल रही हैं स्थितियाँ। एक तो सबसे पहले लाजवर्त, दूसरा पूर्णिमा का व्रत भी आप कर सकते हैं और तीसरी स्थिति आपकी राशि बनती है मकर की, तो प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ। और मन अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो गणेश जी के मंत्रों का जप करिए और सूर्य को जल देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शिव जी पे जल अर्पित भी कर सकते हैं। कितने सारे उपाय हैं और ये छोटे छोटे उपाय आपको इतना ज़्यादा लाभ करेंगे कि 8वें दिन से लाभ होने लगता है। आप करके देखिए, मैं पक्की बात करता हूँ। और बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकने की आवश्यकता है, जितना बताया है उतना ही करिए। और फिर आपकी कुंडली में एजुकेशन भाव का अधिपति एजुकेशन भाव में ही बैठा है, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा भाव आपका बहुत अच्छा बन रहा है। उच्च शिक्षा भाव का अधिपति भी आपकी कुंडली में, यहाँ 6 नंबर लिखा है, उच्च शिक्षा का अधिपति भी केंद्र में आकर के लग्न को देख रहा है और केतु और बुध के साथ जो स्थिति है वो काफ़ी गैप का है। इस वजह से बुध यहाँ पे आपकी कुंडली में वो अस्त हो रहे हैं, हालांकि फिर भी मैं समझता हूँ कि वो बलशाली ही होंगे, प्रभाव युक्त हैं, प्रभाव से युक्त हैं, फल मिलेगा। राहु की महादशा है, अगले आने वाले समय में गुरु की महादशा चलेगी, मेहनत जबरदस्त कराएंगे और उसका लाभ भी देंगे। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली कुमुद रंजन तिवारी की आईडी से आई है। इन्होंने लिखा है मेरी 2 बेटियां हैं, आपकी दोनों बेटी की कुंडली का चयन तो एक बार में नहीं कर सकता, अगली बार एक बेटी का कर लूँगा, अगली बार ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल बड़ी बेटी का नाम है आद्या और 8 अक्टूबर 2008 जमशेदपुर झारखंड सुबह 9:24। अब ध्यान से समझिएगा, जो सवाल पूछा है आपने उसका उत्तर कि कैरियर कैसा है या क्या रहेगा। आपकी कुंडली जो बनती है वो 8 नंबर की बनती है। यहाँ 8 नंबर दिखा है, वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के लोग ऊंचे पद पे ही जाते हैं, सरकारी क्षेत्रों में या किसी भी क्षेत्र में जाएंगे पदस्थ अधिकारी बनते हैं। इनकी कुंडली में उस चीज़ का योगदान बड़ा बेहतर है, कारण क्योंकि सूर्य यहाँ बैठे हैं और ये बड़ा अच्छा होता है बुध की राशि में, अति विशिष्ट कारक भाव होता है सूर्य का ये, और ये बेहतर माना जाता है, सर्वोत्कृष्ट, क्योंकि वो यहाँ से ज्ञान को देखते हैं ना, ये बेहतर हो जाता है। दूसरी बात, थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना होगा क्योंकि अवयोग लगा है, लग्नेश 12वें जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को मेहनत करना ही होगा और ये करेंगी, कारण क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा है। अगर तृतीय भाव में राहु बैठ जाए ना तो व्यक्ति को बैल बना देता है और भरपूर व्यक्ति पीठ पे रुई लाद करके और नदी में कूदता है।
समझ लीजिएगा, मतलब इतना मेहनती और उसे अपने मेहनत पे इतना भरोसा होता है कि उसे पता है कि चाहे कितना भी वजन मेरे पीठ पे पड़े, मैं नदी तैर कर उस पार जाऊंगी ही जाऊंगी। बस यही बात है। अगली बार गुरु और चंद्रमा यहां पे बैठे हैं, ये बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि 8 के बाद 9 होगा, गुरु स्वराशि के होंगे और चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि का है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से व्यक्ति का मन भी बेहतर है, क्योंकि चंद्रमा अगर धन भाव में बैठ जाते हैं ना तो ये अच्छा है, क्योंकि वास्तव में वो धनेश के साथ ही बैठे हैं, तो राशि के अधिपति के साथ अगर ग्रह बैठेगा तो वो अच्छा होगा। और वैसे भी चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए अच्छे बन रहे हैं, किसी भी पापग्रह से उन पे दृष्ट नहीं हो रहे हैं, वो कोई भी पापग्रह उन्हें देख भी नहीं रहा है। और एक बात और बता दूं तो चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए भाग्येश होते हैं। यहाँ वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी तो यहाँ 4 नंबर लिखेगा, और 4 नंबर की कुंडली के लिए बनते हैं, यहाँ राशि के अधिपति चंद्रमा वो धन भाव में जा रहे हैं गुरु के साथ, तो ये बेहतर है। व्यक्ति धन कमाएगा जबरदस्त और लाभ भी कमाएगा जबरदस्त। कारण क्योंकि बुध भी आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो वो बुध लाभ भाव के अधिपति होकर के लाभ भाव में ही बैठे हैं, और वो भी सूर्य के साथ। दूसरी बात है कि वो अस्त हैं और वक्री हैं, तो उनका बल और बढ़ जाना है। तीसरी बात जो कि बहुत अच्छी बात है, इनकी कुंडली में सूर्य भी शत्रुग्रही, चंद्रमा भी शत्रुग्रही और मंगल भी शत्रुग्रही हो रहे हैं। मंगल अगर लग्नेश शत्रुग्रही होते हों तो थोड़े से परेशान करते हैं व्यक्ति को, और व्यक्ति के आत्मविश्वास पे कभी कभी व्यक्ति खुद पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस वजह से व्यक्ति के आरंभ से ही नियम में सूर्य को अर्घ देना शामिल करना चाहिए, इससे आत्मविश्वास कभी भी प्रश्न चिन्ह पर नहीं लगेगा। और दूसरी बात है कि सूर्य जो शत्रु भाव में जा रहे हैं या फिर शत्रुग्रही हो रहे हैं, भाव उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात कि अगर व्यक्ति प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, क्योंकि धनु राशि है और 7.5 का भी प्रभाव है, इस वजह से मैं समझता हूं कि आपको अभी से ही सूर्य को अर्घ देना आरंभ कर देना चाहिए। जो मेहनत करना है और जिस क्षेत्र में मेहनत करना है आप करिए, और ग्रह नक्षत्र आपके साथ हैं। सिर्फ सूर्य को जल प्रत्येक दिन हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि अभी 7.5 चल रही है तो हनुमान चालीसा बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा हनुमान जी की आराधना कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में 8 नंबर यहाँ लिखा है, मंगल की आधिपत्य की ये कुंडली है। बाकी माता पिता के साथ संबंध अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्रों में उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का योग जहाँ जन्म कुंडली में शनि लगा रहे हैं, और दशमांश कुंडली में भी अगर देखता हूँ तो दशम भाव में 4 नंबर की राशि बनी। आप शुक्र से प्रभावित हैं, नक्षत्र आपका शुक्र का है, और वो शुक्र आपकी कुंडली में पद देने वाला है। कारण क्योंकि दशमांश कुंडली में वो यहाँ बैठा है अष्टम भाव में अपने ही राशि में, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी देखी जा रही है। गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, सूर्य मंगल के साथ बैठे हैं यहाँ पे पराक्रम भाव में। दशमांश कुंडली भी अच्छी बन रही है, और मैं समझता हूँ कि नौकरी में श्रेष्ठ पद, अगर व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो भी बेहतर है, अगर आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो भी बेहतर होगा। कारण क्योंकि जन्म कुंडली में पंचम भाव बड़ा बेहतर बना, चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, भाग्य भाव बहुत अच्छा बन रहा है, सप्तम भाव भी बड़ा बेहतर बन रहा है। इस वजह से कि जन्म कुंडली में सप्तमेश अच्छे बने, पंचमेश अच्छे बने, भाग्य भाव अच्छा बना। लग्न थोड़ा सा मनाना होगा उसको, क्योंकि वो व्यय में जा रहा है, शत्रु ग्रह में सूर्य जा रहे हैं, इस वजह से उन्हें थोड़ा सा अपने अनुकूल करना होगा। अगर बहुत ज्यादा स्थिति बने, अगर क्रोध ज्यादा ना आता हो, तो मैं समझता हूं कि अभी की स्थिति में चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो चलेगी 2023 के चौथे महीने तक, और ये आपकी कुंडली के लिए भाग्येश की महादशा होती है। उसके बाद स्वयं मंगल आ जाएंगे, और ये आपकी कुंडली के लग्नेश। थोड़े से व्यय की अधिकता रहेगी, पढ़ाई पे हो सकता है माता पिता का खर्च बढ़े, हो सकता है इस दौरान यात्रा ज़्यादा करनी पड़े, और मेहनत का काल आरंभ होगा। मंगल मेहनत कराएंगे, और 100% आप मेहनत करेंगे भी, क्योंकि राहु यहाँ बैठा है, और राहु जबरदस्त फल करेगा और मेहनत भी कराएगा। आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियाँ, 3 ग्रह शत्रुग्रही, सूर्य चंद्रमा और मंगल, मूल त्रिकोणस्थ बुध, और स्वराशि के बैठे हैं गुरु और शुक्र, शनि राहु केतु, ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में शम राशि के होकर के बैठे हैं। अवस्थागत हिसाब से देखूं तो सारे ही ग्रह क्रमशः युवा, कुमार और वृद्ध भी हो रहे हैं। अवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन एक बात बता देता हूं, सूर्य को जल देना कभी मत भूलिएगा, और माता पिता का सम्मान करना कभी न छोड़िएगा। अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके अगली कुंडली का चयन अगले शनिवार को कर दूंगा, लिखना मत भूलिएगा।
अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। नागपुर महाराष्ट्र से ये कुंडली आई है, अभिलाष बागली वाले करके है इनका नाम। 7 दिसंबर 1992, 21:15। और इन्होंने पूछा है क्या मैं ज्योतिषी बन पाऊंगा। देखिए एक बात बताता हूँ, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के हैं, अर्थात ये मन ठीक है। मतलब मन को अगर मैं पढ़ूं तो वो आपके निकट है। वो 10वें स्थान में बैठा है तो ये प्राइवेट सेक्टर में ले जाने वाला या फिर अपना काम करने वाला बनाता है। और वो चूंकि उसको बल इस वजह से भी मिल रहा है क्योंकि ये उच्चाभिलाषी हो रहा है। क्लियर है बात। अब ज्योतिषी बनने के लिए बुध को देखना होता है, गुरु को और शनि को, क्योंकि शनि आप जो कहेंगे वो घटित कराते हैं। गुरु ज्ञान और श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाने वाले ग्रह होते हैं और बुध वाणी का प्रतीक और बुध धार्मिक ग्रह। आपकी कुंडली में अगर इन सभी ग्रहों की चर्चा करता हूं तो सबसे पहले लग्न प्रभावित हो रहा है, जिस वजह से व्यक्ति का सारा क्षेत्र कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है। नीच के मंगल लग्न में ही बैठे हैं। हालांकि लग्न का अधिपति दशम में आ रहा है, उच्चाभिलाषी है और वो ठीक है, लेकिन कमजोरी के तौर पे लग्न में नीच के मंगल बैठे और साथ ही साथ आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति ही नीच के हो रहे हैं। त्रिकोण का अधिपति नीच का हो तो थोड़ा प्रभावित हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे राहु, सूर्य और बुध तीनों एक साथ बैठे हैं, जिसमें से राहु आपकी कुंडली में सूर्य को भी ग्रहण लगा रहा है और बुध को जड़त्व दोष भी पैदा कर रहा है। कारण क्योंकि बुध को जड़त्व तो कम पैदा कर रहा है दोष, लेकिन ग्रहण ज्यादा लगा रहा है और इस ग्रहण को सूर्य आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ग्रहण में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्लैनेट वो सूर्य है, राहु नहीं। यानी कि सूर्य खुद ग्रहण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो अपने आप को ग्रहण से प्रभावित कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व कहाँ गया। ऐसे भी वो सम राशि के हैं और कुमार अवस्था के। तो सम राशि का जो ग्रह बैठा होता है वो आधा फल करता है। तो पहले तो सूर्य को मनाना होगा। दूसरी बात, गुरु भी यहाँ बैठे हैं तो कन्या राशि के होके बैठे हैं और बुध बैठे हैं आपकी कुंडली में, जो उनका नक्षत्र है वो गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। शायद यही वजह है कि आपका दिमाग ज्योतिषी की तरफ या ज्योतिष बनने की तरफ जा रहा है। लेकिन उसमें प्रबुद्धता कितनी है, वो मजबूती से कितनी है। ज्योतिषी बनने के लिए लग्न में शनि का विराज रहना, लग्न में बुध का विराजना, लग्न में गुरु का विराजना, लग्न में सूर्य का विराजना, या पंचम भाव में ऐसे बैठ जाना, नवम भाव में बैठ जाना, सप्तम भाव में बैठ जाना, ये देखा जाता है। ये ज्योतिषी बनने के कुछ लक्षण होते हैं। मैंने फिर से बताया, यहाँ लग्न में शुभ ग्रह की स्थिति ज्यादा, यानी कि बुध, गुरु और सूर्य अगर बैठे हों, सूर्य क्रूर ग्रह होते हैं लेकिन फिर भी अगर लग्न में बैठे तो ये श्रेष्ठ होगा। या तो सूर्य की स्थिति यहाँ हो जो कि है, बुध की स्थिति या तो यहाँ हो जो कि है, लेकिन ये सारे ग्रह थोड़े से कमजोर से दिख रहे हैं। और ज्योतिषी बनने के लिए ना एक बहुत ज़्यादा जरूरी भाव और ग्रह ये होता है। आपको कई बार चीज़ें अलग सी लगेंगी मैं जो बता रहा हूँ। बुध को अगर कहीं से गुरु देख ले तो प्रबल प्रकांड ज्योतिषी व्यक्ति को बना देता है और वो थोड़ी सी कमजोर है आप में। और नक्षत्र के आधार पर भी देखता हूं तो गुरु बैठे हैं हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है और आपकी कुंडली का वो लग्नेश बनता है। कर्क लग्न की कुंडली, लग्नेश के नक्षत्र में चंद्रमा और सूर्य जो बैठे हैं आपकी कुंडली के लिए धनेश होते हैं। धन भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और धन भाव में केतु। आप वाणी से संबंधित अगर कोई काम करना चाहते हैं तो बुध को मैं अगर समझता हूं तो बुध षड्बल में बहुत कमजोर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन हाँ, ज्ञान से संबंधित अगर क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, पढ़ाने का काम अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में, चंद्रमा की राशि बनी लग्न में और वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। और साथ ही साथ गुरु और चंद्रमा का जो संबंध है वो थोड़ा सा षडाष्टक का है। इस वजह से ये और ज़्यादा परेशान कर रहा है थोड़ा सा ज्योतिषी के क्षेत्र में जाने से। अगर फिर भी प्रयास करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। कारण क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न में मंगल का प्रभाव तो है, साथ ही साथ शनि भी प्रभावित कर रहे हैं और शुक्र भी प्रभावित कर रहे हैं। लग्न पे इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां हैं, ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात कि अपने ज्ञान के पक्ष को बढ़ाना होगा, क्योंकि पराक्रम भाव में गुरु बैठे हैं शत्रु की राशि में होकर के, ये बात पक्की है। अब आपकी कुंडली में आपने पूछा है राहु की महादशा आ रही है 2021 के दूसरे महीने में। ये थोड़ा परेशान करेगी क्योंकि राहु आपकी कुंडली में नीच के हैं और वो सूर्य के साथ बैठे हैं और बुध के साथ भी हैं। पंचम भाव में राहु भाव का फल तो अच्छा करेंगे, तो ज्ञान के क्षेत्र में तो वृद्धि देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्ञान यश वगैरह भी देंगे, लेकिन आपका काम बिगाड़ेंगे क्योंकि पंचम भाव में वो ग्रहण दोष लगा रहे हैं, सूर्य के साथ ही हैं।
इस वजह से आत्मविश्वास को वो थोड़ा सा गोता लगवाएंगे और जड़ बुद्धि भी बनाएंगे, निर्णय भी कराने में दिक्कत होगी। एक बात बहुत ज़्यादा पते की कहता हूँ, याद रखिएगा, आपकी स्थिति कितनी बेहतर होने वाली है ये आपका निर्णय ही तय करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी के प्रभाव में आकर के इस क्षेत्र में जाना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो इत्मीनान से नेत्र बंद करके अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार लोग दूसरों को देख करके भी अपने करियर का चुनाव कर लेते हैं, जो कि सही नहीं होता है। आपकी कुंडली में बुध को मनाना होगा, गुरु को मनाना होगा और सूर्य के लिए आत्मबल की विकास की आवश्यकता है। उसके लिए आपको मंत्र और पूजा पाठ की शरण में जाना होगा। ये करिए। राहु की महादशा आ रही है तो मति बुद्धि भी परेशान करेगी। इस वजह से शुरुआत में ही लाजवर्त बिना कुछ पढ़े और कहे धारण कर लीजिएगा, ये लाभ करेगा। और आगे आपकी स्थिति जो बन रही है, मेष लग्न के, मेष राशि के हैं आप, तो थोड़ा सा प्रभाव भी कर रहा है और राशि से आप कम प्रभावित होंगे, क्योंकि लग्न राशि का अधिपति जो है वो नीच का हो रहा है, तो जल्दबाजी भी कम है। और लग्न में अब नीच का मंगल बैठ जाएगा तो व्यक्ति को आलसी बना देगा और कई बार व्यक्ति सोचता ही रह जाता है, क्योंकि कहीं से भी लग्न पे शुक्र की दृष्टि तो है, लेकिन शनि भी वहां पे स्वराशि के बैठ करके आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, जो आपके काम को विलंब में डालने वाले होते हैं, काम को विलंब में डालने वाले और आलस्य और प्रमाद की स्थिति लाते हैं। ये बात दिख रही है। हनुमान चालीसा का पाठ बनता है, सप्तमेश हैं वो, और राहु की महादशा आ रही है तो गणेश जी की शरण में जाना ही होगा। गणेश जी के मंत्रों का नियमित जप और एक लाजवर्त, और साथ ही साथ अगर ज्योतिष के क्षेत्र में आते हैं तो मंत्रों की शरण में आइए, जप करिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली सुनीता जांगीड़ की है। यह है महाराष्ट्र नागपुर से, 17 जनवरी 1996 सुबह 7:15। इन्होंने पूछा है दाम्पत्य कैसा रहेगा और पति कैसा मिलेगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के हैं, इसका मतलब वो थोड़े से चिंतित हैं और वो बढ़ भी रहे हैं तो अमावस्या की तरफ। अब विचार करिएगा, आपका नाम है स्वराशि, कुंभ की बनती है और शनि की 7.5 का प्रभाव। हनुमान चालीसा पढ़ना जपना शुरू करिए 3 बार रोज दिन। दूसरी बात, आपकी कुंडली में अगर समस्त प्रकार से सभी चीज़ों को देखता हूँ लग्न और नवमांश में, तो पति भाव ठीक बन रहा है, लेकिन सबसे प्रमुख जो बात है ना वो ये है कि पति भाव का अधिपति एक तो पापग्रह बना, दूसरा लग्न कुंडली में वो नीच का भी हो रहा है, इस वजह से वो थोड़ा परेशान है। विवाह में विलंब हो सकता है और पति के साथ मतभेद मत करिएगा। वो आएगा तो बहुत अच्छे क्षेत्र से और धनवान भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कारण क्योंकि आपकी कुंडली में जो सूर्य हैं वो लग्न में ही बैठे हैं, बुध भी लग्न में ही बैठे हैं और मंगल भी लग्न में ही बैठे हैं अपनी राशि के। ये गौर करने वाली बात है। लेकिन जब वो चंद्रमा की राशि को देखेंगे ना, और वो चंद्रमा आपकी कुंडली का पापग्रह बन रहा है कृष्ण पक्ष के एकादशी का, इस वजह से वो थोड़े से सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे और वो वास्तव में लाभ में जा रहे हैं, नीच के हैं। मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का हो रहा है। अवस्थागत वो कुमार का है क्योंकि डिग्री उसकी 13 अंश की है, युवा का होगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब सप्तमेश ही नीच के होते हों या सप्तम भाव के अधिपति ही नीच के होते हैं तो विवाह में विलंब, विवाह में परेशानी, विवाह मिला करके कहने की स्थिति, क्योंकि लग्न में मंगल हैं और आपका नक्षत्र जो है वो अनुराधा का है, तो शनि नक्षत्र से, शनि से प्रभावित हैं तो आप न्याय प्रिय ज़्यादा हैं। तो ऐसी कई बार स्थितियां बनती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मुफट भी हो जाता है और कई बार प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेम से ही रहना होगा। शुभ ग्रह की राशि बन रही है, ये बहुत अच्छी बात है सप्तम भाव में। नवमांश में भी आपकी कुंडली में गुरु और शनि यहीं बैठे हैं और वो दृष्ट भी हो रहे हैं तो शुक्र से, तो ये ठीक बन रहा है। लेकिन वास्तव में एक बात बता देता हूं, तो ये सप्तम भाव विवाह के बाद की जो स्थिति है, चतुर्थ भाव, ये ठीक है, ये प्रभावित नहीं है बुरे चीज़ों से। मतलब दाम्पत्य अच्छा रहने वाला है। बस एक ही शर्त है कि अपने मन की मत करिएगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत होइएगा। ये 2 बात है। धन भी आपके पास होगा, पति धनवान होगा और बिजनेस करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि बनी और बुध देख रहे हैं और सूर्य भी देख रहे हैं, तो धन वाला होगा। इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत की स्थिति नहीं बन रही है। अगर आपकी विवाह की स्थिति पूर्व दिशा में बन जाए तो बड़ा श्रेष्ठ होगा। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो तुला राशि का अगर कोई जातक मिल जाए तो विवाह के लिए सोच सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में
बहुत बढ़िया है। वृषभ राशि का अगर कोई जातक मिल जाए तो विवाह के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में अगर स्थिति जो बनती है तो एक स्थिति और बनती है कि हाँ, वृषभ राशि वही बताया, और दूसरी एक राशि और बनती है आपकी कुंडली के लिए, तो मिथुन राशि। अगर मिथुन राशि का भी कोई जातक मिल जाए तो उससे भी विवाह किया जा सकता है। विवाह भाव नीच के राशि में भाव के अधिपति बैठे हैं। गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, व्यय भाव के अधिपति, इस वजह से आपको खर्च भी जो कराएंगे वो अच्छे संसाधनों पे और अच्छे जगहों पे ही, सुलभता से श्रेष्ठ जगहों पे ही खर्च कराएंगे। बिल्कुल गलत जगहों पे आप खर्च नहीं करते हैं। आप हैं किसी से प्रभावित? मकर लग्न से। और स्त्रियां अगर मकर लग्न की हो जाए ना, और बुधवार का भी आपका जन्म है, तो चंचल भी हैं और अपने से बड़े जनों का आदर भी करती हैं। लेकिन मकर लग्न की स्त्रियों पे थोड़ा सा संदेह होता है, उनके विवाह में थोड़ी सी बाधाएं आती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अपने बारे में विचार करने वाला कहा जाता है। थोड़े से स्वार्थ से वो युक्त होती हैं। हालांकि आपकी स्थिति कम है क्योंकि आप बुधवार को जन्मे हैं। अगर यही स्थिति शनिवार की हो जाती और मकर लग्न हो जाता, दक्षिणायन के सूर्य हो जाते और मंगल की स्थिति उत्तरोत्तर वृद्धि वाली होती, तब ये स्वार्थ वाली बदबू बहुत तेज हो जाती। आपकी कुंडली में अभी महादशा शनि की, अभी आपकी कुंडली में जो महादशा चल रही है वो केतु की चल रही है, और आपकी कुंडली में वो स्व राशि के हैं, बाल अवस्था के, तो यात्रा कराएंगे और मति बुद्धि थोड़ी सी परेशानी वाले डाल रहे हैं, चिंताएं देते हैं। तो इस वजह से गणेश जी की पूजा कर लिया करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपके नाम राशि पे 7.5 का प्रभाव होने के कारण बोल रहा हूं, ये कर लेना चाहिए। और अगर बहुत अच्छी बात है तो आपको एक मंत्र भी भेजा जा सकता है। आप मेरे व्हाट्सएप पे एक बार संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको एक मंत्र मिल जाएगा, उसका थोड़ा सा जप किया करिएगा, क्योंकि आप हैं 96 के। दरअसल अभी विवाह की बहुत अवस्था भी नहीं है, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विवाह में विलंब हो रहा है तो एक बार संपर्क कर सकते हैं। मंत्र आपको भेजा जा सकता है, या कात्यायनी महामंत्र का जप होता है वो भी किया जाता है। हालांकि मैं जो देने की बात कर रहा हूं वो कोई दूसरा है, उसके लिए मैं यहां नहीं कहूंगा। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली मोनू कुमार की है। ये समस्तीपुर बिहार से हैं। 21 जनवरी 1996 दिन में 12:15 समस्तीपुर बिहार। इन्होंने पूछा है सरकारी नौकरी का योग है। आपकी कुंडली के लिए श्रीमान चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा का बनता है और ये मन को भटका रहा है। मन को केंद्रित करिए। पढ़ने वाले बच्चों का मन भटकना नहीं चाहिए, न तो विपरीत के प्रति और न भौतिकता के पीछे, न तो सुख और ऐश्वर्य के पीछे और न ही फैशन के पीछे। और ये बड़ा हो रहा है आजकल। बहुत कम लोग हैं जो इस अवस्था में आकर के कुंडली पे भरोसा करते हैं, अन्यथा वो कुछ और करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात है लिखा है और पूछा है सरकारी नौकरी के लिए। बता देता हूँ, मन को स्थिर करिए और सबसे पहले बता दूं, सूर्य को अर्घ देना आरंभ करिए। कोई हंसे या दुषे उस पर ध्यान मत दीजिएगा। सूर्य को प्रत्येक दिन अर्घ दीजिए और अपनी पगड़ी भगवान सूर्य के सामने समर्पित करिए, क्योंकि उच्च राशि का निर्माण आपकी कुंडली में लग्न में ही हो रहा है। मेष राशि के हैं आप, मेष लग्न के हैं, और साथ ही साथ राशि मकर की है तो तुरंत ही विकसित कर जाएंगे आप, क्योंकि चंद्रमा, मंगल, सूर्य और बुध ये सारे ग्रह दशम स्थान में बैठे हैं चतुर्ग्रही योग लगा करके। ये बड़ा अच्छा होता है। 10 नंबर की राशि में मंगल स्वराशि का, चंद्रमा उसके साथ, सूर्य दशम भाव में और बुध दशम भाव में। यहाँ पे आपकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल और बुध को, तीनों को बुध ने सूर्य ने अस्त कर रखा है, लेकिन फिर भी ये फल करेंगे। मैं कहता हूँ ये फल करेंगे। और साथ ही साथ शनि भी अपनी राशि के हो रहे हैं लाभ भाव में, ये ठीक है। शुक्र के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति जीवन पर्यंत लाभ भी कमाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। गुरु हंस योग लगा रहे हैं, ये श्रेष्ठ कुंडली के निर्माता बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वो 5वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से पराक्रम कराएंगे और 9वीं दृष्टि से शिक्षा भाव को देख रहे हैं। कहीं भटकना नहीं है और बंध के रहना है, निश्चित होगी, लग जाइए। कारण क्योंकि राहु की महादशा जैसे खत्म होगी, ये स्वराशि के हैं, बाल अवस्था के हैं, इस वजह से थोड़ा सा निगेटिव जा रहे हैं। और वस्तुतः आपकी कुंडली के लिए वो प्रतियोगिता भाव में भी बैठे हैं, तो थोड़े से व्याधि और मन को परेशान कर रहे हैं। और वास्तव में वो सूर्य और चंद्रमा को देख भी तो रहे हैं और क्रोध भी तो कर रहे हैं, जड़त्व भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है। इस वजह से वो कैरियर से संबंधित रिजल्ट को दे नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? राहु यहाँ स्वराशि के बैठे हैं, बाल अवस्था के, और 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के दशम भाव को देख रहे हैं। और यहाँ से वो सूर्य को भी ग्रहण लगाए, चंद्र को भी देखे, मंगल से अंगारक और
बुध से जड़त्व, और इनकी जो डिग्री है वो 27 अंशों पे है, और ये राशि जो है वो 6 नंबर में बैठे हैं, जो बुध की राशि में बैठे हैं और बुध को देख रहे हैं। इस अवस्था में कि अगर मैं विचार करता हूं तो ये मंगल के नक्षत्र में राहु बैठे हैं, इस वजह से ये थोड़े से निगेटिव वे जा रहे हैं। नवमांश कुंडली में भी अगर बात करता हूं तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। कहीं भी भरोसा करके, पक्की बात कहता हूं, भरोसा रखिएगा अपने आप पे, और कहीं जाना नहीं है। नौकरी के 100% चांस है, आने वाला है। इसके बाद गुरु की महादशा आने वाली है, और 2025 में स्थिति जो बनेगी बेहतरीन बनेगी। बस सूर्य को अर्घ्य देना आरंभ करिए, और मकर राशि के हैं आप, हनुमान चालीसा का पाठ या नित्य प्रतिदिन हनुमान जी का दर्शन या हनुमान जी की मूर्ति के सामने तिल तेल का दिया जलाइए, ये बड़ा लाभ करेगा। और कुंडली में सरकारी नौकरी का योग 100% है। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली अनिल कुमार दुबे जी की है। ये हैं मुंबई महाराष्ट्र, 14 अगस्त 1982 सुबह 7 बजे। इन्होंने पूछा है, सीए की तैयारी कर रहा हूं, क्या सफल हो पाऊंगा? श्रीमान, आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि का चंद्रमा है, और ये पापग्रह की तरफ बढ़ रहा है। पापग्रह की तरफ बढ़ रहा है या पापग्रह हो रहा है। तो एक बात तो पक्की है कि मन भले ही कितना अनिश्चित हो और निश्चिंत हो, फिर भी परेशान है, क्योंकि वास्तव में वो दशम भाव में बैठा है अकेले, और मन अकेले हो जाता है तो भविष्य को लेकर के चिंता कर देता है, चिंतित कर देता है। क्योंकि अगले ही भाव में मूल त्रिकोणस्थ राहु बैठे हैं। ये आपको जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, दरअसल उस क्षेत्र के लिए यह लाभकारी है, सीए वगैरह के लिए। क्योंकि जन्म कुंडली में यहाँ पे बुध आपकी कुंडली के लिए बनते हैं लाभ भाव के अधिपति, और वो जाकर के लग्न में बैठे हैं। बुध होते हैं लाभ भाव के अधिपति, लग्न में बैठे हैं, और साथ ही साथ आपकी कुंडली के लिए जो सूर्य बनता है वो लग्नेश बनता है, वो 12 में गया है। मेहनत ज़्यादा करना होगा। और दूसरी बात आपने पूछा है क्या रिजल्ट मिल पाएगा, तो अभी आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, जो कि पंचमेश है। पंचमेश की महादशा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देती है और अच्छा होता है। लेकिन अगर गोचर की बात करता हूं तो आपकी राशि जो है वो वृषभ की है, और वृषभ राशि से अभी जो गुरु हैं वो मकर में गोचर कर रहे हैं, और आपकी राशि से वो पंचम जा रहे हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है, परंतु अब अंतर और महादशा पे आता हूं तो गुरु में शुक्र की महादशा, गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है। गुरु आपकी कुंडली के लिए बैठे हैं यहाँ, और शुक्र बैठे हैं सूर्य के साथ यहाँ, जो कि लग्नेश होते हैं। लग्नेश अगर 12वें में गए, अवयोग लगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और परिस्थितियों को संभालने के लिए भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ता है। परीक्षा में रिजल्ट मन मुताबिक कई बार नहीं आता है, या अंक कम मिलता है, व्यक्तित्व थोड़ा सा निखर के कम आता है लोगों के सामने, और मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। ये बात लग्नेश के व्यय जाने का है। दूसरी बात कि अगर महादशा और अंतरदशा के ग्रहों को समझते हैं तो महादशा का अधिपति बनता है पंचम भाव का अधिपति और अष्टम भाव का अधिपति, और वो अभी जस्ट आपकी कुंडली में गुरु में शुक्र आए हैं 2019 के तीसरे महीने में। यानी कि गुरु और शुक्र का जो संबंध बन रहा है वो चौथे दसवें का बन रहा है। ये बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुक्र वास्तव में आपकी कुंडली के दशमेश होते हैं, वो एक्टिव हैं, और वहाँ पे उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो पापग्रह बन रहा है, प्रभाव करेगा, अच्छा है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि चंद्रमा के लिए पापग्रह हो जाना थोड़ा उसे कमज़ोर करने वाला हो जाता है। ऊपर से वो अगले ही भाव में राहु से प्रभावित हो रहा है। नवमांश कुंडली बहुत अच्छी बन रही है व्यवसाय और कर्म क्षेत्र को लेकर के, कारण क्योंकि शनि, बुध और साथ ही साथ शुक्र, ये तीनों यहाँ बैठ करके आपकी जन्म कुंडली के MBA या फिर CA भाव को देख रहे हैं, दशम भाव को। ये तीनों ही ग्रह उस क्षेत्र में जाने वाले बनते हैं। लग्न में बुध हैं, ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको जाना इसी क्षेत्र में है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु की दृष्टि अगर देखता हूं तो गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, ये बड़ा अच्छा होगा। भाग्य भाव पे 5वीं दृष्टि यहाँ, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे, और 9वीं दृष्टि लाभ को देख रही है। लेकिन उसको जो थोड़ा सा बल में कमजोरी मिल रही है, वो क्यों मिल रही है, विचार करिए। राहु से ये गुरु दृष्ट हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए पंचमेश होते हैं। तो ये राहु से पंचमेश जब दृष्ट हो जाएंगे तो एजुकेशन के प्रभाव को वो कम करने वाले होंगे। हालांकि वो मूल त्रिकोणस्थ है तो बल भी देगा, क्योंकि वो बुध की राशि में बैठा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि राहु के फल को पता लगाने के लिए वह मुश्किल हो जाती है, और स्थितियां कई बार अनुकूल होते हुए भी प्रतिकूल सी हो जाती हैं। लेकिन मैं 100% ये कह सकता हूं कि राहु आपकी कुंडली के लिए जो स्थिति दिखा रहे हैं वो श्रेष्ठता के लिए ही दिखा रहे हैं। अगर अंतरदशा का ग्रह
अगर अंतरदशा का ग्रह अगर चर्चा करता हूं तो वो दशमेश है आपकी कुंडली में, 12वें जाकर के वो प्रसन्न हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कि 2021 के 11वें महीने तक अभी राहु में, गुरु में शुक्र का अंतर चलेगा और इन दोनों का संबंध थोड़ा सा तटस्थता का बन रहा है। तो हो सकता है कि गुरु कभी कभी प्रभावित कर दें अपने आप को। इस वजह से मैं समझता हूं कि अगर परीक्षा गई है तो आपको कम से कम भगवान को थोड़ा सा मना लेना चाहिए और अगले बार का भी प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, ये बात भी पक्की है। अब आगे अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। शांति जायसवाल जी ने पूछा है अपने पुत्र के लिए 9 नवंबर 1988 16:52 रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। देखिए एक बात बताता हूँ, व्यक्ति मेहनत करता है और सफलता नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उसका पूर्वार्ध और प्रारब्ध कमज़ोर हो रहा है। उसके लिए हमें भाग्य भाव को मनाना होगा, अपने पूर्वजों को मनाना होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रुष्ट हो रहे हैं। भाग्य भाव में गुरु की राशि बनी, वो द्वितीय भाव में शुक्र की राशि में बैठे हैं यहाँ पे, और वो अति शत्रु के हैं और अवस्था के भी बहुत कमज़ोर। तो भाग्येश रूठा हुआ है। वास्तव में इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको विषयांतर करता हूँ, समझिएगा। कुंडली का मतलब होता है, क्या आप लगता है आप लोगों को कि कुंडली जब आपकी बनती है तो वो यूं ही बन जाती है? बिल्कुल नहीं। अगर ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है साफ स्पष्ट शब्दों में कि कुंडली का मतलब है व्यक्ति के प्रारब्ध के हिसाब से ही ग्रहों को विधाता द्वारा सजाया जाता है। यही तुमने कर्म किया था और इसी आधार पर तुम्हें अपने फल को भोगना है, और यही तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ विधाता ग्रह नक्षत्रों को स्थित कर देता है। वस्तुतः कुंडली का मतलब है कि आपके पिछले जन्मों का कर्म और उसके सिद्धांतों के आधार पर आपके इस निकट भविष्य का, या फिर जब आप जन्म लेते हैं तो इस जन्म के लिए आपके ग्रहों को सजाया जाता है। ये बात है, और वो कभी कभी बिल्कुल अक्षरशः नहीं, हमेशा सिद्ध होता है। आप विचार करिए, इनकी कुंडली में लग्न बनता है मेष का, लग्नेश बनते हैं मंगल, वो जा करके 12वें बैठे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। लग्न का अधिपति 12वें गया, ये अवयोग हुआ। भाग्य का अधिपति रूठा हुआ है, ये कमज़ोर हुआ। भाग्य भाव में शनि बैठे हैं, ये कमज़ोर कर रहे हैं, उसके धार को कुंद कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, अगर यहाँ 11 नंबर लिख देता तो बड़ा अच्छा होता, तो वो थोड़ा कमज़ोर हुआ। अब विचार करते हैं तो आपकी कुंडली में अस्त ग्रहों की संख्या, तो चंद्रमा भी अस्त होंगे क्योंकि वो कृष्ण पक्ष की तरफ, अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरा बुध भी अस्त है जो कि व्यवसाय का कारक होता है। तो भाग्य कमज़ोर, लग्न कमज़ोर, लग्नेश कमज़ोर, और साथ ही साथ बुध व्यवसाय का कारक ग्रह वो कमज़ोर। व्यवसाय कौन सा कर रहे हैं ये लिखना चाहिए था। दूसरी बात बता दूं तो अभी इनकी कुंडली में वैसे भी शनि की महादशा चल रही है जो कि पापी भाव का अधिपति, और वहाँ पे राहु बैठा है स्वराशि का वृद्धा प्राय होकर के, तो प्रभावहीन है वो, और उसकी दृष्टि जो है वो पराक्रमहीनता की ओर जा रही है। व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसका फल नहीं लेने दे रहा है। व्यक्ति मेहनत जितना भी करेगा, क्योंकि आपने तो यही कही कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो राहु लास्ट मोमेंट पे जाकर के व्यक्ति को गच्चा देते हैं, और वो दिखा रहे हैं क्योंकि भाग्य को शनि भी तो कमजोर कर रहे हैं। और 1, 2, 3 शनि और राहु दोनों से ये भाव कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। एक तरफ शनि यहां से बैठ करके 7वीं दृष्टि से देखेंगे ना, और फिर यहां से राहु भी तो बैठ करके 5वीं दृष्टि से देखेंगे ना, तो दोनों ग्रह भाव को कमजोर किए। ऊपर से अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो थोड़ा सा और ज्यादा विकसित हो जाता, कब? जब लग्न कहीं से अच्छे भाव में जाकर के बैठा होता, लेकिन वो तो है नहीं क्योंकि लग्नेश जाकर के 12 में बैठे, और ऊपर से है ये मेष लग्न, और मेष लग्न के अधिपति मंगल जाकर के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, और ऐसे भी ये शनि का नक्षत्र होता है जो कि उसका शत्रु होता है। अब बताइए, क्या ये कुंडलियां कितनी सही नहीं हो जाती हैं? कई बार विचार करके देखिए कि स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल है और ग्रह भी बिल्कुल प्रतिकूल जा रहे हैं। मनाना होगा किसको? भाग्येश को। इनको सबसे पहले जो मैं विचार करता हूं तो चंद्रमा का व्रत करवाइए, क्योंकि वही उठा पटक कर रहा है और वही जिम्मेदार है, क्योंकि वो नीचाभिलाषी भी हो रहा है ना। यहाँ पे 7 नंबर लिखा है और 8 नंबर की राशि आगे बन रही है, और यहाँ पे अगर देखता हूँ तो मंगल वहाँ का अधिपति होकर के वो भी 12वें गया, यानी कि अष्टमेश 12वें गया, और वहाँ से जाकर के जन्म कुंडली में अपनी चौथी दृष्टि से कहाँ देख रहा है? पराक्रम को। तो ये थोड़ा परेशान किया, यानी कि ये भाव जो है, आपकी समस्या यही थी, आपने पूछा भी यही था कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, अष्टमेश भी होते हैं, इस वजह से मेहनत के फल को दे नहीं रहे हैं। तो मनाना होगा लग्नेश को, मनाना होगा चंद्रमा को।
क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और मंगल अगर आपकी कुंडली में संवर जाते हैं तो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले इनको बोलिए प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, और बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर मैं समझता हूं तो इनकी कुंडली के लिए पंचमेश यानी कि सूर्य को मना लूंगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि वो भी नीच के हो रहे हैं और चंद्रमा भी नीचाभिलाषी है। ग्रह में सूर्य और चंद्रमा अगर कमजोर हो जाते हैं तो किसी भी तरीके के राजयोग के फल को वो सबसे पहले कमजोर करते हैं और साथ ही साथ कुंडली को भी कमजोर कर देते हैं। और यही अवस्था है, कुंडली साफ स्पष्टतया देखी जा सकती है, क्योंकि पंचमेश नीच के जो कि सूर्य होते हैं, चंद्रमा जो कि आपकी कुंडली के लिए सुख भाव के अधिपति होते हैं नीचाभिलाषी हो रहे हैं, जो कि अंक को कम करेंगे। भाग्य भाव का अधिपति शत्रु में गया, लग्नेश का व्यय में जाना, शनि का लग्न भाव पे, मतलब शनि का जो है वो कहीं ना कहीं लग्न क्या बोलते हैं, भाग्य भाव को कमजोर करना, और यहाँ पे इस भाव पे प्रभावित कर रहे हैं सारे ग्रह। ये कहीं ना कहीं सबको कमजोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या ये सर्वथा सिद्ध और सही तरीके से देखा जा सकता है। आसानी से ये बातें क्लियर हो रही हैं। उत्तरार्ध ठीक होगा और वो पक्का ठीक होगा, मेहनत करना होगा। मैं समझता हूं कि बुध की महादशा आएगी आपकी कुंडली के लिए 2021 के दूसरे महीने में, और वो आपकी कुंडली के लिए पराक्रमेश और ऋणेश होते हैं। वो मेहनत का फल देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि वास्तव में वो लग्न को देख रहे हैं। तब तक 2021 के दूसरे महीने से पहले मैं समझता हूं कि टारगेट में आपको भगवान की आराधना ही करनी चाहिए। व्यवसाय आपने लिखा नहीं है कि कौन सा व्यवसाय करते हैं, उसके आधार पर मैं और कुछ बता सकता था, परंतु फिर भी मैं समझता हूं कि ग्रह ही थोड़े विपरीत और कुंडली ही थोड़ी सी विपरीत बन बैठी है। इस वजह से सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, क्योंकि कैश की जब कमी हो जाए तो समझिए कि सूर्य की परेशानी है। और दूसरा, चंद्रमा को मनाना होगा, पूर्णिमा का व्रत इनसे कराइए। और शरीर को जल की अधिकता की कमी देखी जा रही है, जल कम पीते हैं ये, पानी इन्हें ज़्यादा धारण करना चाहिए। दूसरी बात है कि बुद्ध की भी पूजा इनसे कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, 2021 जैसे आएगा तो इनसे गणेश जी की पूजा कराने लगिएगा, या गणेश जी के 20 मंत्रों का जब अभी से भी अगर शुरू करते हैं तो 2021 के दूसरा महीना आते आते उसका प्रभाव दिखने लगेगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली दीपक डायमंड जी की है। इनका नाम है दीपक डायमंड, और 14 नवंबर बाल दिवस के दिन इनका जन्म हुआ है। 14 नवंबर 1994 दोपहर में 11:33 लखेरी, राजस्थान। अब विचार करिएगा, इन्होंने पूछा है बिजनेस कैसा रहेगा और क्या मेरी कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग है। विचार करिएगा, गौर से समझिएगा, क्या धर्म कर्माधिपति योग है ये बताता हूं। सबसे पहले आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की, पॉलिटिकल और दिमाग से थोड़े से बदमिजाज है। इस वजह से मकर लग्न के लोगों पे भरोसा थोड़ा मुझे कम होता है, और प्रत्येक लोगों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए मकर और मिथुन वालों से। मकर लग्न की कुंडली बनती है, लग्नेश बनते हैं शनि, और आपकी राशि जो है वो वस्तुतः मीन की है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में गुरु जो है वो वृश्चिक के होकर के बैठे हैं, राशि का अधिपति लाभ भाव में बैठा है, यानी कि आप गुरु से प्रभावित ज़्यादा हैं, क्योंकि वास्तव में मीन राशि है और राशि भी अच्छे, राशि के अधिपति भी अच्छे भाव में बैठे हैं अपने कारक भाव में। आप गुरु से ज़्यादा प्रभावित हैं, इस वजह से पॉलिटिकल कम हैं थोड़े से होंगे, लेकिन धन के मामले में होंगे, बाकी अन्य मामलों में नहीं। अब विचार करते हैं तो लग्न का अधिपति बना शनि, वो जाकर के धन भाव का भी अधिपति होता है, वो अपने भाव में ही बैठा है। धन की भाव स्थिति ठीक है। हालांकि शनि जब अपनी जन्म कुंडली में धन भाव में बैठते हैं तो वो कभी कभी धन की स्थिति को कमजोर भी करते देखे जाते हैं, या धन आगमन की स्थिति को कई बार प्रश्न चिन्ह में लगाते हैं। आपकी कुंडली में नीच ग्रहों की संख्या देखता हूं तो 2 है। एक मंगल नीच का सप्तम भाव में जो कि व्यवसाय का भाव होता है, और एक सूर्य नीच के हो रहे हैं जहां पे वो शुक्र के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नीचत्व भंग होगा, लेकिन बड़ा कम, क्योंकि अंशों में उनकी बहुत ज्यादा भेद की स्थिति देखी जा रही है। सूर्य 27 और शुक्र 10 अंश पे हैं। इस वजह से ये नीच भंग जो राजयोग होगा वो कम होगा, क्योंकि नवमांश कुंडली में भी सूर्य जो है वो बुध की राशि में बैठे हैं पंचम भाव में, और वो बुध आपकी कुंडली का अष्टमेश भी होता है यहाँ। इस वजह से वो बहुत अच्छे तरीके से उसका नीच भंग नहीं हो रहा है, चौथे श्रेणी का हो रहा है। दूसरी बात, आपने पूछा है व्यवसाय, तो किसी का भी व्यवसाय करिए, लेकिन सूर्य का और मंगल का मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़े कमजोर देखे जा रहे हैं। हालांकि एक बात और बता देता हूं, तो जन्म कुंडली में शनि का व्यवसाय अगर आप करते हैं तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि नक्षत्र का बल मिल रहा है। और दशमांश कुंडली में भी अगर देखता हूं तो चंद्रमा और शनि की स्थिति अच्छी बन रही है, और एक तरीके से शनि का व्यवसाय आपकी कुंडली के लिए बड़ा बेहतर बन रहा है, क्योंकि वास्तव में दशमांश कुंडली में अगर मैं विचार करता हूं तो 7 नंबर की राशि लग्न में बनती है, वो जाकर के जन्म कुंडली में आपकी भाग्य भाव में बैठ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य और गुरु उसको बल दे रहे हैं, यानी कि अगर व्यक्ति पराक्रम करेगा तो निश्चित रूप से उसको कैरियर में फल भी मिलने वाला है, क्योंकि वास्तव में गुरु पराक्रमेश होते हैं दशमांश कुंडली में, यहाँ पे उनकी
9 नंबर की राशि बन रही है। तो पराक्रमेश कहां गए? कर्म में, और वो उच्च के हुए, और किसके साथ बैठे? सूर्य के साथ। और लग्नेश कहां बैठा? भाग्य भाव में। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर चाहते हैं तो निश्चित रूप से शनि से संबंधित जैसे खाद्यान्न का और लोहे का व्यवसाय कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन आदि का भी व्यवसाय आपकी कुंडली में थोड़ा बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं। मंगल का व्यवसाय करने से बचिएगा क्योंकि वो नीच का है, और सूर्य का व्यवसाय भी कर सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली के लिए जो सूर्य बनते हैं वो अष्टमेश बनते हैं और वो दशम भाव में ही बैठे हैं, इस वजह से कई बार कंफ्यूजन देते हैं। अष्टम भाव का अधिपति अगर दशम भाव में बैठ करके जन्म कुंडली के सुख को देखेगा तो कहीं ना कहीं सुख में तब्दीली या सुख में भेद और सेंध लगाने का काम करता है, इस वजह से। और यहाँ पे आपकी कुंडली में अस्त हैं गुरु, अस्त हैं गुरु, तो इस वजह से ज्ञान थोड़ा कम सा मिलता है, या फिर अनुभव जो होता है वो लाभ के पीछे ज़्यादा भागता है, पैसे के पीछे ज़्यादा भागता है। ये आपकी कुंडली है। वास्तव में धन की समस्या मुझे थोड़ी सी दिख रही है। धन भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो समस्या दे रहे हैं। कारण क्योंकि राहु की दृष्टि है धन भाव पे। राहु और शनि का संबंध बन जाना धन भाव से कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी देते हैं। पिता के साथ संबंधों को परिभाषित अच्छे से करिएगा और उनके साथ संबंध बेहतर बनाइएगा। कहीं से भी उनको तकलीफ देने का काम मत करिएगा, नहीं तो उनके धन की हानि को देखा जा रहा है। चंद्रमा मीन के हैं, मन भटक रहा है, इस वजह से अगर हो सके तो शिव जी को जल प्रतिदिन अर्पित किया करिए। आप अभी जवान हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा काम करने में हम समझते हैं कि आपको किसी भी तरीके का संदेह नहीं रखना चाहिए। मंगल नीच के हैं और उनका प्रभाव लग्न पे है। गौर करने वाली बात है कि उनकी चौथी दृष्टि जो कि नीच राशि के हैं वो दशम स्थान पे भी डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो स्थिति बन रही है वो शुक्र की राशि का है, शुक्र वहीं बैठा है। तो दशम भाव का अधिपति दशम भाव में बैठा है, और शुक्र आपकी कुंडली के लिए एक तरीके से देखता हूं तो कारक होता है, तो वो लाभ करेगा। तो एक बात जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं कि अगर आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो व्यवसाय में लाभ मिलेगा। दुर्गा जी की अगर आराधना करते हैं तो व्यवसाय में लाभ मिलेगा, क्योंकि कर्मेश वास्तव में वही हैं, और सूर्य दशम भाव में अच्छा फल करते हैं, चाहे वो नीच के ही क्यों ना हो, तो वो लाभ देंगे। बस मनाना होगा किसको? मनाना होगा आपकी कुंडली में हनुमान जी को, दुर्गा जी को और सूर्य को, और साथ ही साथ चंद्रमा को भी मनाना होगा, शिव जी को जल अर्पित करना होगा। ये 3 से 4 काम आपको अगर व्यवसायी बनना है और तीव्र व्यवसायी बनना है तो करना होगा। आगे आपकी कुंडली में अभी केतु की महादशा चल रही है जो कि आधा फल कर रहा है, और ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में अब आगे अगली कुंडली की तरफ बढ़ूंगा। फिलहाल एक बात बता देता हूं कि राहु और केतु की पोजीशनिंग जो है वो आपकी कुंडली के लिए बेहतर है, परंतु वो जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां पे एक अच्छे भाव और एक अच्छे ग्रह की उपस्थिति नहीं होने से थोड़ी सी उसकी परेशानी बढ़ जा रही है, ये बात है। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। प्रभास चंद्र झा, इन्होंने अपने बच्चे के लिए पूछा है, दरभंगा बिहार से हैं ये, 27 अप्रैल 1995 1:49 सुबह में इनका जन्म हुआ है। पूछा है इन्होंने कि कौन सा क्षेत्र इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी कुंडली कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी की है, इस वजह से मन कम लग रहा है। आपने पूछा भी है कि मन कम लगा रहा है, क्योंकि ये अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है तो अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि मन अगर भटक रहा है तो 2 ग्रहों के कारण, एक चंद्रमा और दूसरा बुध, और आपकी कुंडली के लिए बुध अस्त हैं और चंद्रमा भी मीन के हैं द्वितीय भाव में, और वो शुक्र के साथ हैं। तो धन आदि की समस्या तो बिल्कुल पिता की तरफ से कहीं हो ही नहीं रही है। मतलब पिता पैतृक संपत्ति जो है वो लाभ मिल रहा है और पिता का सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि पिता गुरुवत हैं। और वास्तव में एक बात बताता हूं तो इनकी कुंडली जो है वो कुंभ लग्न की बनती है और लग्न में ही शनि है। शश महापुरुष योग बन रहा है, और शनि से प्रभावित लोगों की स्थिति ये होती है कि उनका काम थोड़ा विलंब से चलता है, आलस्य ज़्यादा होता है, कोई भी काम धीरे धीरे और लेट लतीफ़ी का शिकार होता है। इनको आप न्याय के क्षेत्र में भेजिए। षडबल में शनि बली है, और दशमांश कुंडली में और नौमांश कुंडली में हर जगह जो स्थिति है वो न्याय के क्षेत्र की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि गुरु यहाँ बैठे हैं लग्न कुंडली में वृश्चिक के होकर के, और शनि लग्न में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। राहु जो है वो तुला का है और भाग्य भाव में, ये गौर करने वाली बात है। वास्तव में ये 50% का रिजल्ट करेगा, लेकिन कुमार अवस्था का है तो और बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ चंद्रमा मीन के हैं तो मन भटकाने का काम कर रहे हैं। शुक्र हैं उच्च के बैठे हुए, इस वजह से धन भी दे रहे हैं, और पिता जो है बिल्कुल कर्मठता से अपना काम इसके एजुकेशन पे कर रहे हैं। दूसरी बात बता दूं, ये बच्चा पराक्रमी होगा, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी वास्तव में इनकी कुंडली में जो मन भटकाने का कारण है वो अभी चंद्रमा की स्थिति जो है इनकी कुंडली में रोगेश बनती है, और वो जा करके जन्म कुंडली में कहाँ बैठे? मीन की राशि में। मन को रोग लगा,
मन भटकाने का रोग लगा और भटकने का, क्योंकि वो शुक्र के साथ बैठा है। और दूसरी बात कि मन स्थिर न रहने के पीछे बुध के अस्त होने का कारण बनता है। चंद्रमा का, या फिर अगर ये हैं 95 के, तो मुझे लगता है कि व्रत वगैरह तो कर सकते हैं, तो इन्हें पूर्णिमा का व्रत करवाइए और शाम को चंद्रमा का दर्शन करने के बाद दूध से अर्घ दिलवाइए और खीर भोजन कराइए। इनके शरीर में जल की कमी है, वो दिख रहा है, क्योंकि वास्तव में ये शनि से प्रभावित हैं। आलस्य भी है और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ दिख रही है। इस वजह से शनि और सूर्य जब जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पे दिखते हैं तो कई बार व्यक्ति को पराक्रम और पराक्रम से हीन कर देते हैं और व्यक्ति को मेहनत न करने वाला इंसान बना देते हैं। सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में जो मैं विचार करता हूँ वो भी बहुत अच्छी राशि को नहीं देखेंगे, और 10वीं दृष्टि भी अगर देखता हूँ तो बहुत अच्छी राशि पे, हालांकि वो 10वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, मंगल की राशि बनेगी और गुरु वहीं बैठे हैं, इस वजह से वो भाव भी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। नौमांश कुंडली में केतु का ग्रहण सूर्य को लगा, ये थोड़ा कमजोर, लेकिन गुरु और राहु की स्थिति जन्म कुंडली के यहाँ बन रही है, ये ठीक हो रहा है, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से हालांकि राहु गुरु को प्रभावित करेंगे, फिर भी मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में जो गुरु बनते हैं वो बनते हैं जन्म कुंडली के पराक्रमेश, और व्यक्ति पराक्रमी होगा निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि दशमांश कुंडली बन रही है अच्छी और वो श्रेष्ठता की तरफ जा रही है। मैं समझता हूं कि इनके लिए लॉ आदि का क्षेत्र ज़्यादा बेहतर है। आगे इनकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी क्षेत्रों में मैं ना तो जाने की आवश्यकता है और ना ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले इनके कैरियर का चुनाव इन्हें खुद से करना होगा, और वो जागृति जो इनके अंदर कमी देखी जा रही है पढ़ाई के प्रति, उसके लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा का व्रत करना चाहिए। अब आगे अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अब आखिरी कुंडली की तरफ आते हैं। जिनकी कुंडली का चयन इस बार नहीं हुआ है वो बिल्कुल ना घबराएंगे और बने रहेंगे। अगली बार शुक्रवार के बाद शनिवार का जो नौमांस का विश्लेषण करूंगा वहाँ पे उस कार्यक्रम में अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर दीजिएगा, भरोसा रखिए, पक्की बात है। अब अगले इन्होंने पूछा है कमल किशोर भट्ट, अल्मोड़ा, उत्तरांचल, 21 दिसंबर 1991 22:30। इन्होंने पूछा है क्या मैं सरकारी नौकरी में सरकारी शिक्षक बन सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में आपकी कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के शुभ ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में लग्न में ही गुरु हैं और वो भी सूर्य की राशि में, सिंह राशि। सरकारी क्षेत्रों में जाने के लिए सिंह राशि श्रेष्ठ होती है। लग्न में गुरु बैठे हैं, किम कुर्वन्ते ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, ये श्लोक है। और दूसरी बात है कि लग्न में गुरु और चंद्रमा के साथ उनका जो संबंध बन रहा है वो तृतीय एकादशवें का चंद्रमा यहाँ और लग्न में गुरु बैठे हैं। सिंह लग्न की कुंडली, सूर्य जाकर के जन्म कुंडली के ज्ञान भाव में बैठे हैं। हालांकि लग्नेश को थोड़ा ग्रहण से ग्रसित होते देखा जा रहा है, क्योंकि हालांकि डिग्री बहुत ज़्यादा का है, इस वजह से ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। शनि भी प्रतियोगिता भाव में सफलता देने के लिए तैयार हैं। मंगल भी अपनी राशि का रोचक योग बना रहा है। बुध भी जन्म कुंडली में वाणी भाव का अधिपति होता है, वो जन्म कुंडली में जाकर के धन भाव का अधिपति होकर के सुख भाव में बैठा है। यहाँ पे धन भाव के अधिपति होकर के बुध की यहाँ राशि बनेगी 6 नंबर की, और यहाँ बैठेंगे और यहाँ से वो जन्म कुंडली के दशम स्थान को देख रहे हैं। लग्न में गुरु और बुध का संबंध चौथे दसवें का बन रहा है और गुरु से बुध केंद्र में आ रहे हैं, ये ठीक है। बुध आपकी कुंडली में धनेश होते हैं और सूर्य आपकी कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं। बुध और सूर्य ये दोनों आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। दशमांश कुंडली पे थोड़ा सा देख लेता हूँ। चंद्रमा लग्न दशम भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नौमांश कुंडली में भी चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में गुरु, आप शिक्षक बन सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, और 100% ऐसी स्थितियां हैं, आप उसके लिए प्रयास करिए। आपकी कुंडली में शिक्षक बनने के चांस बहुत अच्छे तरीके से देखे जा रहे हैं, क्योंकि गुरु ठीक हैं, सूर्य ठीक हैं, बुध ठीक है, मंगल भी ठीक है और शुक्र भी ठीक है। शुक्र अपनी राशि का बैठा है यहाँ, बुध यहाँ का अधिपति होकर के यहाँ बैठा, दशम को देखा। सूर्य यहाँ का अधिपति होकर के यहाँ बैठे, राहु के साथ है, फिर भी वो ग्रहण में नहीं है। और दूसरी बात, मंगल यहाँ अपनी राशि के होकर के यहाँ देख रहे हैं, ये ठीक है। नौमांश कुंडली भी आपकी कुंडली के लिए बड़ी बेहतर देखी जा रही है, क्योंकि भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ मंगल उच्च के वहां हो रहे हैं, ये ठीक है। आगे बढ़िए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।